प्रीतमपुर नाम का एक गांव था, जिस गांव में सुरेश अपनी पत्नी विनीता के साथ रहा करता था। उनके साथ सुरेश की माताजी नम्रता देवी और उसकी एक बेटी विद्या भी रहते थे। सुरेश के पिता एक सफल बिजनेसमैन थे। कुछ सालों पहले उनका देहांत हुआ था और वो लोग अभी अभी इस गांव में आए थे। सुरेश इस गांव में एक कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री खोलने का प्लान कर रहा था। वो सारा निरीक्षण करके घर आया और अपनी पत्नी सुनीता को बताने लगा। विनीता, मैंने गांव में जमीन देख ली है और कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री खोलने की सारी तैयारियां हो गई हैं। यहाँ पर हम एक बड़ी सी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री खोलेंगे। इससे हमारा फायदा तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि इससे इस गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा और इस तरह गांव की तरक्की होगी। हाँ, ये तो सचमुच खुशी की बात है। सामने बैठी निर्मला देवी भी ये सब कुछ सुन रही थी। वो ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, बेटा, मैं तेरी फैक्ट्री खोलने से बहुत खुश हूँ। तेरे पिताजी की आत्मा ये देखकर बहुत खुश होगी कि तूने उनके गांव की भलाई के लिए ये फैक्ट्री खोली है। अगले दिन सुरेश अपने दोस्त के साथ फैक्ट्री वाली जगह पर पहुँचता है और अपने दोस्त विजय को सारी बातें बताता है। विजय ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, सुरेश, ये फैक्ट्री खोलने का फैसला करके तुमने बिल्कुल सही काम किया है। और अगले कुछ दिनों में वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की एक बड़ी सी फैक्ट्री खुल जाती है, जिसमें गांव वालों को अच्छा खासा रोजगार मिलता है। सुरेश दिन ब दिन तरक्की कर रहा था। उस गांव में कुछ और छोटे व्यापारी भी थे जो सुरेश को देखकर लगातार जल रहे थे, पर सुरेश को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब सुरेश और उसके घर वाले उस गाँव में काफी फेमस हो चुके थे। एक हफ्ते बाद हरिया की बेटी की बारात आने वाली थी। हरिया सरपंच जी के पास पहुँचा और बोला, सरपंच जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक गरीब किसान हूँ। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मेरे पास पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है, तो कृपया करके मेरी मदद करें और मुझे कुछ पैसे दे दें। हरिया, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे दे देता, लेकिन इस बार फसल भी कुछ खास नहीं हुई, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, पर मैं तुझे एक ऐसे आदमी का पता बता सकता हूँ जो तेरी परेशानी सुनकर तेरी मदद जरूर करेगा। तू ऐसा कर, इस गांव में जो नई फैक्ट्री के मालिक है ना सुरेश, उनके पास चला जा। सुना है वे लोग बड़े दानी धर्मी हैं। जो भी उनके पास जाता है वो लोग उनकी मदद जरूर करते हैं। तो तू भी उनके पास जा और अपनी परेशानी बता, वे लोग तेरी भी मदद जरूर करेंगे। हरिया सरपंच जी की बात सुनकर सुरेश के घर आता है और सुरेश के परिवार को अपनी परेशानी बताता है। ये सारी बात सुनकर निर्मला देवी अपनी बहू को कुछ पैसे लाने के लिए कहती हैं। विनीता कुछ पैसे लेकर आती है। हरिया खुश होकर कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों की बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन आज देख भी लिया, आप लोग केवल धन से अमीर नहीं बल्कि मन से भी अमीर हैं। भगवान आप लोगों को खूब तरक्की दे। ऐसा कहकर हरिया वहाँ से चला गया। ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी उसका दोस्त विजय वहाँ पर आया। फिर विजय बोला, सुरेश, तुम्हारे चर्चे तो गांव में बहुत हो रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक में अच्छा खासा फायदा हो रहा है। भगवान के आशीर्वाद से हमारी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बहुत चल रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इस तरह कुछ समय और बीत गया। अचानक एक दिन कुछ गांव वाले इकट्ठा होकर सुरेश के घर के बाहर आए और हल्ला करने लगे। सुरेश ने पूछा, क्या हो गया? आप लोग इस तरह हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप पूछ रहे हैं कि हम हल्ला क्यों कर रहे हैं? आप लोग अमीर हैं तो क्या हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे? हैं? खिलवाड़? लेकिन ऐसा क्या कर दिया हमने? सुरेश बाबू, आपकी फैक्ट्री में बनी हुई कोल्ड ड्रिंक पीकर हमारे घर के लोग बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बेटे को तो सुबह से पेट में दर्द है और बिस्तर से ही नहीं उठा। मुझे अफसोस है कि आपके घर वाले मेरी फैक्ट्री में बना हुआ कोल्ड ड्रिंक पीकर बीमार पड़े, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, कुछ तो गड़बड़ है। हमने तो कोई मिलावट नहीं की। कृपया मुझे पता लगाने का मौका दीजिए। नहीं, हम तुम्हें कोई मौका नहीं दे सकते। अच्छा यही होगा कि इस घर को छोड़कर और
इस फैक्ट्री को छोड़कर तुम गांव से बाहर चले जाओ, वरना हम सब मिलकर तुम्हारे घर और तुम्हारी फैक्ट्री में आग लगा देंगे। जिन लोगों की हेल्प सुरेश और उसके परिवार ने की थी, उन लोगों ने भी सुरेश और उसके परिवार पर कोई दया नहीं की, बल्कि उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया और उनकी फैक्ट्री भी छीन ली। अब सुरेश और उसके परिवार का कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग बेचारे गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। ठंड का मौसम था। एक दिन विद्या को बहुत जोर से ठंड लग रही थी। विद्या अपने पिताजी से बोली, पिताजी ठंड कितनी ज्यादा है, मेरे हाथ पैर जम रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इतनी ठंडी से हम लोग मर ही जाएंगे। विद्या की बातें सुनकर उसके माता पिता और उसकी दादी की आंखों में आंसू आ गए और इसी तरह वे ठंड में बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन गुजार रहे थे। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि एक रात बहुत ज्यादा ठंड पड़ी और ठंड में ठिठुरने की वजह से उस सारे परिवार की मृत्यु हो जाती है और वो सारा परिवार चुड़ैल परिवार में तब्दील हो जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन एक सत्यजीत नाम का ऑफिसर उस जंगल से गुजरकर गांव के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा था। सत्यजीत अकेला ही था। अचानक से उसकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई। सत्यजीत गड्ढे में बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सामने झोपड़ी में रह रहे चुड़ैल परिवार ने सत्यजीत की आवाज सुनी। वे लोग दौड़कर वहां पर आए। सत्यजीत ने उन्हें देखा तो वो काफी डरावने लग रहे थे। सत्यजीत डर गया और बोला, हे भगवान, मुसीबत पर एक और मुसीबत, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मैं तो किसी काम से गांव जा रहा था और यहाँ गिर गया। आप इतना मत डरिए, हम चुड़ैल जरूर हैं लेकिन बुरे नहीं हैं। हम तो आपकी आवाज सुनकर आपकी मदद करने आए हैं। सत्यजीत को उन लोगों को देखकर उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सत्यजीत के पास उन पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था और सत्यजीत को बाहर निकाल लिया। उसकी इस अच्छाई को देखकर सत्यजीत मन ही मन सोचने लगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये तो भूत है और इसके साथ ये सारी चुड़ैल हैं। ये लोग कितने डरावने दिख रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? और यही सोचकर सत्यजीत ने उनसे पूछा, माफ करना, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोग भला इतने अच्छे कैसे हैं। भूत प्रेत तो अच्छे नहीं होते, और आप सारा का सारा परिवार एक साथ भूत कैसे बन गए? भाई, ये एक बहुत दर्द भरी कहानी है। मैं वो कहानी सुनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि आप लोगों की ये हालत आखिर कैसे हुई? फिर उस सारे परिवार ने अपनी आपबीती ऑफिसर सत्यजीत को सुनाई। ये सारी बातें सुनकर सत्यजीत को बहुत दुख हुआ और वो बोला, मुझे आप लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। गांव वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन इन सब के पीछे जरूर आपके किसी दोस्त या दुश्मन का हाथ है। आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है कि मैं आप लोगों का जीवन तो नहीं लौटा सकता, लेकिन हाँ, इतना वादा जरूर करता हूँ कि गुनहगार को सजा मैं जरूर दिलाऊंगा। और फिर ऑफिसर सत्यजीत गांव जाकर लोगों से पूछताछ करता है और इस केस की बारीकी से जांच करता है। वो कुछ छोटे व्यापारियों से भी मिलता है जो सुरेश के कारोबार से जलते थे। तभी सत्यजीत को सुरेश के दोस्त विजय पर शक होता है। सत्यजीत तुरंत ही 2 कांस्टेबल को लेकर विजय के घर पहुंचता है और विजय के घर की तलाशी लेने के लिए कहता है। विजय उस समय घर पर ही था। थोड़ी ही देर में कांस्टेबल मिलावट के कुछ केमिकल लेकर बाहर आता है। सत्यजीत उन मिलावटी केमिकल्स को देखकर समझ जाता है कि सुरेश की कोल्ड ड्रिंक में मिलावट किसी और ने नहीं बल्कि विजय ने ही की थी और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। तभी सुरेश की सारी फैमिली वहां आ जाती है। सत्यजीत ये देखकर बहुत डर जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है। इसके बाद सत्यजीत विजय को सभी गांव वालों के सामने लाता है और विजय गांव वालों के सामने अपनी सारी काली करतूत बताता है। गांव वालों को ये सुनकर अपनी भूल का एहसास होता है। वो सभी गांव वाले सुरेश और उसके परिवार से माफी मांगते हैं और इसके बाद पुलिस विजय को अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल ले जाती है। विजय को सजा मिलती है। सुरेश और उसका परिवार ऑफिसर सत्यजीत को धन्यवाद देता है और मुक्त